तो क्या इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित है? पर यह बात कोई उठाना ही नहीं चाह रहा, इस पर कोई बात करना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि जो बुद्धिजीवी इस पर बात कर सकते थे उनकी आवाजों को दबा दिया गया है, या कुछ बुद्धिजीवी अब डर की वजह से बात नहीं कर रहे हैं। सबको दिखाया जा रहा है ईडी आ जाना या किसी झूठे केस में फंसा देना। अगर तुम्हारे ऊपर ईडी का केस नहीं लग सकता तो कुछ नहीं है, कुछ ऐसा केस बना दो, लड़कीबाजी वाला ही केस बना देंगे। कितना मुश्किल है। आजकल फिल्मों में देखते हो ना, एक व्यक्ति जिसकी छवि बिल्कुल साफ हो उसके ऊपर लड़कीबाजी का आरोप लगा दो। तो जब सच्चाई बोलने वाले चुप हो जाते हैं तो उस देश में जो जनसंख्या पनपती है उस प्रजाति को मैं चुलगौजा प्रजाति कहता हूं। तो अब भारत में चुलगौजों की संख्या बढ़ती जा रही है। चुलगौजा एक प्रजाति है जो गधों को अपना पूर्वज मानते हैं। गधों के सभी लक्षण इन चुलगौजों के अंदर होंगे, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है चुलगौजों की कि उनके आकाओं के द्वारा कोई भी काम किया जाए, भले ही वो राष्ट्र विरोधी हो, पूरी तरह से गलत हो, इन चुलगौजों का यह धर्म होता है कि उस काम को सही ठहरा देना, फिर चाहे उस निर्णय की वजह से पूरा देश ही गर्त में क्यों ना चला जाए। नोटबंदी हुई इस देश में, सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि उस नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। और अगर एक बार नोटबंदी करने से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था मुझे 50 दिन का मौका दो, अगर मेरी नियत में कोई खोट निकले तो मुझे चौराहे पर आकर सजा देना, मैं चौराहे पर खड़ा हो जाऊंगा आकर। कहां गए वो प्रधानमंत्री जी के वादे? मुझे तो पूरी तरह से खोट दिख रही है। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है जब से ये नोटबंदी हुई है, और अगर इसमें कोई कमी नहीं होती तो लोग लाइन में नहीं लगते। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था ये। और अगर नोटबंदी इतना ऐतिहासिक फैसला था तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी रैली में नोटबंदी का जिक्र करने से नहीं चूकते। जिस प्रकार से वो राम मंदिर का जिक्र करने से नहीं चूकते, 370 का जिक्र करने से नहीं चूकते, एयर स्ट्राइक का जिक्र करने से नहीं चूकते, वैसे ही नोटबंदी का जिक्र करने से नहीं चूकते आप, क्योंकि वो निर्णय आपका गलत था। अब चुलगौजों का धर्म है उस गलत निर्णय को सही ठहराना। ये चुलगौजे आपको न्यूज एंकर के रूप में मिलेंगे, या गली मोहल्ले में युवा नेताओं के रूप में इनकी पहचान की जा सकती है। और अगर ये नोटबंदी का निर्णय सही था तो वापस से 2000 के नोट, गुलाबी नोट क्यों बंद किए गए? और मेरा प्रश्न तो ये है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जब 2016 में नोटबंदी हुई तो आपने आकर बोला था 8 बजे से कि रात को 12 बजे से ये लीगल टेंडर नहीं होंगे 500 और 1000 के नोट। और जब दूसरी बार नोटबंदी यानी 2000 का नोट बंद किया गया तो फिर आपने आकर जनता को संबोधन क्यों नहीं किया? अगर पहली बार शुरुआत आपने की थी तो फिर अंत भी आपको करना चाहिए था। स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है, नियत में खोट है। पर यह बात उठाने के लिए आपके पास प्रमाण होने चाहिए। दूसरा, अगर आप इस प्रकार की बातें करोगे तो हो सकता है ये मेरा अंतिम वीडियो हो, पर मैं थक गया हूं इस सड़े हुए सिस्टम से। जो मेरे साथ हो सकता है आप कीजिए। इन चुलगौजों को यह लगता है कि जो वर्तमान बीजेपी सरकार है ये हिंदुत्व की हितैषी है, गरीबों की हितैषी है, महिलाओं की हितैषी है। तो क्यों ना पहले इसी पर बात कर ली जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर हम बात करेंगे बाद में। क्या सच में यह सरकार हिंदुत्व की हितैषी है? जब अयोध्या में राम मंदिर बना था तो हिंदू धर्म के जितने धर्म गुरु थे वो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे, और तथाकथित नेता मंदिर के अंदर पूजा कर रहे थे। अगर ये हिंदू के हितैषी होते तो धर्म गुरुओं को मौका देते भगवान राम की पूजा करने के लिए। भगवान राम का मंदिर अधूरा था, प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, अब उसके ऊपर कलश बनेगा तो मजदूर उस कलश पर पैर रखेगा, वो पैर कलश पर नहीं भगवान के सिर पर माना जाएगा। हमारे भगवान का अपमान हो रहा है, कैसे बोल सकते हो कि ये हिंदू हितैषी है? और सबसे बड़ी बात कि जिस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज हो, जिस देश में महाराणा प्रताप, राणा सांगा जैसे वीर हुए हो, उस देश में किसी से हिंदू के संरक्षण की बात करनी पड़ेगी हमको? हमें किससे डर? ये देश हिंदुस्तानियों का है, किसके संरक्षण की बात कर रहे हो? हमारे घर में घुसकर ही हमको कोई धमका दे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल बनाया जा रहा है। ना हम तब दबे थे ना हम अब दबेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट बोलता हूं कि ये सरकार हिंदू का चोला उड़कर केवल अपनी राजनीति कर रही है, नहीं तो इन धर्म गुरुओं का अपमान नहीं होता। कुछ लोग जो बोलेंगे कि ये सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है। अरे मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर बाद में मोदी जी ने उस तिहाड़ी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि क्या आप पकोड़े तलने को रोजगार नहीं मानेंगे? 2 करोड़ से पकोड़े पर आ गए। कैसे मान लूं कि ये सरकार युवाओं के लिए काम करना चाहती है? माननीय मोदी जी, रोजगार और आजीविका में अंतर होता है। पकोड़े तलने से आजीविका चलती, उसे रोजगार नहीं कहते। और अगर ये देश सच में युवाओं की चिंता करता तो जो सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया चल रही है, जो कि ज्यादा लंबा नहीं जाएगी, क्योंकि अब टेंडर प्रथा शुरू हो चुकी है चंदे की वजह से, इसीलिए तो सरकारी नौकरियां निरंतर कम होती जा रही हैं। और प्राइवेट में नौकरियां कैसे निकलती हैं वो सबको मालूम है। पर जितनी भी सरकारी नौकरियां निकल रही हैं उसमें भारत का प्रत्येक युवा या तो वैकेंसी बढ़ाने के लिए धरने पे जाता है, या रिजल्ट निकालने के लिए धरने पे जाता है, या फिर पेपर लीक हो जाए इसलिए धरने पर जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना मिल रही है। कैसे मान लूं ये सरकार युवाओं की हितैषी है?
जिस सरकार को इस देश के युवा की पीठ थपथपानी चाहिए, वही सरकार सत्ता में आने के बाद जब ये युवा अपने आवाज उठाने के लिए दर पे जाते हैं तो उनकी पीठ पर लाठियां भांज दी जाती हैं। कैसे बोल दूं कि ये सरकार युवाओं की हितैषी है। कुछ लोग अजय बोलेंगे गरीबों के कल्याण किया है। मैं मानता हूं इस बार बजट में एमपीआई के द्वारा 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। मोदी जी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को अनाज इसलिए दे रहे हैं जिससे कि वापस वो गरीबी में ना आ जाए। मोदी जी मैं क्लियर कर दूं, 80 करोड़ जो अनाज दे रहे हो आप, उससे भुखमरी दूर होती है, गरीबी नहीं। तो 80 करोड़ अनाज का मतलब है कि भारत में 80 करोड़ लोग भुखमरी के स्तर पर हैं, जो गरीबी से भी खतरनाक स्थिति होती है। गरीबी दूर करने के लिए आप एमपीआई का इस्तेमाल कर रहे हो, जिसमें कई आयाम होते हैं। अनाज भुखमरी का सूचक है, गरीबी का नहीं। तो अगर आप 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हो तो आप ये पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हो कि देश में गरीबी से भी बदतर हालत है भुखमरी की। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल से एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह रिया तोड़ा अपराध तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।